नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईएन अंक में। और आज हम लोग मैसूर स्टेट के ऊपर बात करने वाले हैं। स्पेशली इन द 18th सेंचुरी मैसूर कैसा हुआ करता था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले पॉइंट पे हमको बताते हैं कि जब विजयनगर एम्पायर का एंड हो जाता है 1565 में इन द बैटल ऑफ तलाईकोटा, तो वडियार डायनेस्टी के लोग मैसूर को रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, जंप करते हैं 18th सेंचुरी के समय पे। तो ड्यूरिंग मिड 1730 1730 के आसपास का समय था। वडियार डायनेस्टी के राजा थे, उनका नाम था चिक्का कृष्ण राजा। और इनके दो मिनिस्टर हुआ करते थे, देवराज और ननराज। ठीक है, ये दोनों भाई थे। देवराज जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, या फिर इनको दलवाई भी बोला गया है। और ननराज जो थे वो सर्वाधिकारी थे, या फिर कंट्रोलर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। और जो यहाँ पे जो अभी राजा है वडियार डायनेस्टी के, चिक्का कृष्ण राज, ये सिर्फ और सिर्फ नाम के राजा रह चुके थे, क्योंकि पूरे मैसूर राज्य की जो कमांड थी वो सिर्फ और सिर्फ देवराज और ननराज के हाथों में आ चुकी थी। एंड द किंग ऑफ द मैसूर कृष्ण राजा वॉज जस्ट लाइक अ टाइटुलर हेड। सिर्फ एक टाइटल मात्र था उनके पास राजा का, बाकी पूरी ताकत किसके पास थी? देवराज और ननराज के पास। इसी समय में एंट्री होती है हैदर अली की। हैदर अली ज्वाइन करते हैं एक ऑर्डिनरी सोल्जर की तरह, लेकिन विद द हेल्प ऑफ खांडेराव। खांडेराव के साथ इनका पूरा बचपन बीता था। खांडेराव एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, काफी दिमाग वाले व्यक्ति थे, क्योंकि हैदर अली तो क्या थे, इलिटरेट थे, लेकिन खांडेराव की एडवाइस पर इनने काफी तरक्की हासिल करी। तो खांडेराव की हेल्प से हैदर अली क्या करते हैं, ननराज को और देवराज को, दोनों भाइयों को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हरा देते हैं, और खुद ही सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन अभी ये राजा नहीं बने, मतलब अभी ये हेड नहीं बने हैं मैसूर स्टेट के। अभी आगे देखते हैं और क्या क्या फिर होता है। ठीक है, तो फिर जब देवराज और ननराज हट जाते हैं, तो हैदर अली पूरे ऑल इन ऑल हो जाते हैं। पूरी पूरी जो जिम्मेदारी थी अभी वो इनके हाथ में आ जाती है। और जैसे ही राजा कृष्ण चिक्का राज की मृत्यु होती है 1766 में, हैदर अली को मौका मिल जाता है रूलर बनने का मैसूर का। और हैदर अली इंडिपेंडेंट रूलर बन जाते हैं मैसूर के। तो ये हमने देखा कि हैदर अली की कैसे एंट्री हुई और कैसे वो मैसूर के रूलर बने। अब आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे 1767 से 1769 के बीच में, पहले एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें हैदर अली भी थे, है ना। एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ हैदर अली जब ये वॉर होता है, इसका जो रीजन बताया गया वो ये था कि हैदर अली भी और जो अंग्रेज थे वो भी, इन दोनों को ही अपने राज्यों का, मतलब अपने एरिया का एक्सपेंशन करना था, है ना। अंग्रेज लोग भी चाह रहे थे धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना, और हैदर अली भी चाहते थे कि वो कब्जा करते जाएं और अपने मैसूर की जो उनकी सीमा है उसको बढ़ाते चले जाएं। और हैदर अली हमेशा सपोर्ट करते थे फ्रेंच लोगों को, किसको? फ्रांस के लोगों को। और इनने क्या किया, अंग्रेजों के एक जहाज को भी लूट लिया फ्रांसीसियों के साथ मिलकर। और जब हैदर अली जीत जाते हैं, उसके बाद ट्रीटी होती है मद्रास की 1769 में, और इस ट्रीटी में कर्नाटक का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैसूर राज्य में शामिल हो जाता है। इसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जब होते हैं 1780 से 1784 के बीच में, इसमें क्या होता है, जो अंग्रेज लोग थे वो फ्रांसीसियों के पोर्ट माहे पर अटैक कर देते हैं। अब हैदर अली कैसे इसमें एंट्री करते हैं वो देखिए। देखिए, जो पोर्ट माहे था वो हैदर अली की टेरिटरी के अंदर आता था। तो इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने हैदर अली के टेरिटरी पर ही हमला कर दिया है। लेकिन उनका इंटेंशन तो फ्रांसीसियों का था, लेकिन हैदर अली अपने आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि वो टेरिटरी तो उनकी थी जिसपे अंग्रेजों ने आके हमला किया, पोर्ट माहे पर। लेकिन इसमें हैदर अली क्या होते हैं, जब वो लड़ते हैं तो वो हार जाते हैं पोर्टो नोवो में, और उनको हराता है कौन? आयरेकूट, जो कि ब्रिटिश कमांडर था। अब ही डाइड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ड्यू टू कैंसर। मतलब इसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद कैंसर भी उनको हो चुका था उस समय तक, तो कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से अंत होता है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का। इसके बाद हैदर अली के बेटे आ जाते हैं टीपू सुल्तान। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस पर्सनालिटी है। तो टीपू सुल्तान जो थे, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में यही थे जो रूलर थे मैसूर के। और 1790 से 1792 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को पूरे आधे मैसूर पे कब्जा करने में सफलता मिल जाती है। और बाद में ये ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की। तो श्रीरंगपट्टनम क्या था? मैसूर की राजधानी भी थी। टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो हुआ था 1798 से 99 के बीच में, इसमें हार जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है बैटल में। लेकिन इन्होंने कभी भी, ही नेवर साइंड द ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। टीपू सुल्तान ने अपनी जान दे दी, लेकिन कभी भी सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी पे उनने साइन नहीं किए।
और उनने अपनी जान दे दी। इसके बाद भले ही जो मैसूर राज्य था, वो अंग्रेज़ों के अंडर में चला गया। मैसूर में इसके बाद भी काफ़ी राजा वगैरह तो बने, लेकिन वो सब अंग्रेज़ों के अंडर में थे, उनके पपेट रूलर्स की तरह वो थे। सारी बात वो अंग्रेज़ों की मानते थे। तो टीपू सुल्तान आखिरी इंडिपेंडेंट रूलर हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनको, मैसूर राज्य के। तो आगे देखते हैं, अब एक काम करते हैं, हमने टीपू सुल्तान का नाम तो सुन ही लिया, अब टीपू सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो मैसूर से संबंध रखते हैं, तो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे बताई गई है। तो लोग इनको क्या बोला करते थे? शेर-ए-मैसूर बोला करते थे या फिर टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी काफ़ी फेमस थे। इन्होंने अपने समय पर एक नए कैलेंडर को इजाद किया, यूनिफ़ॉर्म वेट्स एंड मेजर सिस्टम भी इनने स्टार्ट कर दिया था। इनने एबॉलिश कर दिया था जागीरदारी सिस्टम को। इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन ट्रेड को बहुत प्रमोट किया और फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एम्बेसडर्स भेजे, कमर्शियल एम्बेसडर्स भी भेजे फ्रांस, रशिया, चाइना, बर्मा, ईरान एंड टर्की में। एंड फ्रांसीसियों के काफ़ी करीबी थे टीपू सुल्तान और इन्होंने जैकोबियन क्लब को भी जॉइन किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जैकोबियन क्लब था वो बहुत फेमस पॉलिटिकल ग्रुप था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर और जैकोबियन क्लब ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जैकोबियन क्लब के सदस्य बने टीपू सुल्तान। इन्होंने अपनी आर्मी और आर्मी के साथ-साथ अपनी नेवी का मॉडर्नाइज़ेशन भी किया। इसमें फ्रांसीसियों ने इनकी काफ़ी मदद भी करी और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जीत होती है, ठीक है? जब लोगों की जीत होती है, तो ये क्या करते हैं, उसको उसकी याद में क्या करते हैं, मैसूर में ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट करते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। अब ये ट्री ऑफ लिबर्टी में लिबर्टी वर्ड ही क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वो 3 वर्ड्स से बहुत फेमस है। फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, इक्वालिटी मीन्स समानता एंड फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा। तो इन्होंने प्लान करते हैं ये ट्री ऑफ लिबर्टी मैसूर में। टीपू ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को इनवाइट भी किया था इंडिया को विजिट करने के लिए बट नेपोलियन इंडिया आ नहीं पाए और नेपोलियन की भी हार हो जाती है आगे जाकर। तो वो सब तो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमको बताते हैं कि जो टीपू सुल्तान थे इनको आज इसलिए भी हम लोग याद करते हैं क्योंकि इनके समय में इनने टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस भी किए। जैसे कि आप लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान और इनके फादर हैदर अली इन दोनों को ही क्रेडिट दिया जाता है एज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट। ठीक है? लड़ाई में पहली बार इन्होंने रॉकेट का यूज़ किया, ठीक है? काफ़ी किलोमीटर तक इनकी रेंज थी इनके रॉकेट की और अंग्रेज़ों को इनने काफ़ी इससे नुकसान भी पहुँचाया। So these are the some important points about Tipu Sultan and if we talk about the Anglo-Mysore War तो इसको तो हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक जनरल आइडिया ले रहे हैं मैसूर स्टेट के बारे में कैसे ये मैसूर स्टेट उभर कर आई तो हमने जाना बैटल ऑफ तलाईकोटा में विजयनगर एम्पायर के एंड से क्या होता है वडिया डायनेस्टी मैसूर को इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देती है और फाइनली हमने पूरी स्टोरी अभी समझी तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर।